नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज तारीख 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर है। पीएम मोदी यहाँ 20वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं, जो लगातार चौथी बार किसी विकासशील देश में हो रहा है। पीएम मोदी इस सम्मेलन में 3 प्रमुख सत्रों को संबोधित करेंगे, जिनमें समावेशी और सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे शामिल होंगे। पीएम मोदी G20 एजेंडा पर भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। साथ ही वह कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। यह भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने का बड़ा मौका है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार इस कदर बढ़ गई है कि बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए अब बड़ा फैसला लेना पड़ा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने स्कूलों में होने वाली सभी तरह की खेल गतिविधियों को अगले आदेश तक रोक दिया है। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद लिया गया है। सीधा मतलब है कि नवंबर और दिसंबर में होने वाली बच्चों की सभी शारीरिक प्रतियोगिताएं टाल दी गई है। अब चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट या कॉलेज, हर जगह यह नियम सख्ती से लागू होगा। यह बताता है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। महाराष्ट्र के तामिनी घाट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उन्हें के 6 जवान दोस्त अपनी थार गाड़ी से कोकण घूमने निकले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा मातम में बदल गई। सोमवार देर रात उनकी थार 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। जब परिवार वालों से संपर्क टूटा तो पुलिस ने तलाश शुरू की। खाई बहुत गहरी थी, इसलिए ड्रोन की मदद ली गई और आखिरकार सभी 6 युवकों के शव बरामद किए गए। हादसा इतना भयानक था कि शायद उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। यह खबर बेहद दुखद है और हमें सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को याद दिलाती है। जापान की अर्थव्यवस्था बड़े खतरे में है। 30 साल से जापान की ताकत रही थी जीरो ब्याज दर। दुनिया भर के निवेशक सस्ते में एन उधार लेते थे और अमेरिका या भारत जैसे बाजारों में ज्यादा मुनाफा कमाते थे। इस खेल को एन कैरी ट्रेड कहते थे, लेकिन यह अब खेल चरमरा गया है। जापान की उधारी दर बढ़कर 2.8% हो गई है, जिससे एन कैरी ट्रेड अब आकर्षक नहीं रहा। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जापान का यह 30 साल पुराना ट्रेंड टूटना वैश्विक बाजारों के लिए उथल पुथल ला सकता है। अब देखना होगा कि जापान इस संकट से कैसे निकलता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव की अपील की है। उनका कहना है कि 69 लाख पेंशनर्स की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। सबसे बड़ी मांग है कि आयोग को पेंशन संशोधन और पेंशन समानता पर स्पष्ट निर्देश दिए जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग दोहराई गई है, जिससे 26 लाख कर्मचारी असंतुष्ट है। इसके अलावा महंगाई को देखते हुए 20% अंतरिम राहत की भी अपील की गई है। कर्मचारियों का दबाव अब सरकार पर बढ़ता जा रहा है। चीन ने जापान के लिए बड़ा झटका दिया है। चीन ने जापानी समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर अचानक बैन लगा दिया है। यह कदम भारत के निर्यातकों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। दरअसल भारतीय निर्यातक अमेरिका के भारी टैरिफ की वजह से पहले ही नुकसान झेल रहे थे। अब चीन ने जापान का 20 से 25% मार्केट खाली कर दिया है, जिससे भारतीय सी फूड स्टॉक में तेजी आई है। अवंती फीड्स जैसी कंपनियों के शेयर उछल गए। यह चीन का बैन भारत को एशियाई बाजारों में नई एंट्री दिला सकता है और अमेरिकी टैरिफ के दबाव को कम कर सकता है। कोयले के काले कारोबार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ जबरदस्त छापेमारी की है। इस एक्शन से कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। झारखंड में 18 और पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर छापे मारे गए हैं। ईडी की नजर उन प्रमुख कोयला कारोबारियों और कथित माफियाओं पर है, जिन पर कोयला चोरी और सरकारी राजस्व को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। खबर है कि इस दौरान भारी कैश भी बरामद हुआ है। ईडी की यह कार्रवाई इस बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज सुबह सुबह कोलकाता की धरती भूकंप के झटकों से हिल गई। सुबह करीब 10 बजे महसूस हुए इन झटकों से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है, जो एक मध्यम तीव्रता भूकंप है। रात की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में घोड़ाशाल के पास था। कोलकाता के अलावा मालदा और नादिया समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी ये झटके महसूस किए गए। ऐसे में अफवाहों से
बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अवैध पेट्रोलियम व्यापार के आरोप में भारतीय 2 कंपनियों और 2 कारोबारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का दावा है कि ये भारतीय कंपनियां जैसे आरएन शिप मैनेजमेंट और TR6 पेट्रो इंडिया LLP अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करके ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को इधर उधर करने में मदद कर रही थी। अमेरिका का तर्क है कि इससे मिलने वाले पैसे का उपयोग ईरान समर्थित समूह को फंडिंग करने में करता है। इस कार्रवाई ने शिपिंग और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाया है। यह भारत ईरान व्यापार संबंधों के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कप्तान शुभमन गिल दूसरे मैच से भी बाहर हो गए। उन्हें पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और अब वह आगे के इलाज के लिए मुंबई जा रहे हैं। यह टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है क्योंकि भारत पहले ही 0-1 से पीछे है। अब गिल की गैर मौजूदगी में विकेटकीपर ऋषभ पंत गुवाहाटी में होने वाले इस अहम मैच में कप्तानी संभालेंगे। यह पंत के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। उम्मीद है कि पंत अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को सीरीज वापसी दिला पाएंगे। अगर आपका भी खुद का पक्का घर बनाने का सपना है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आपके पास फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 42 दिन बचे हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। याद रखें, आवेदन के लिए आपके परिवार के पास पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। आपको आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज चाहिए। इसलिए देर बिल्कुल न करें। तुरंत पोर्टल या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन करें, वरना यह मौका हाथ से निकल सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इस बार वजह रूस का तेल नहीं बल्कि ईरान से अवैध व्यापार है। ट्रंप प्रशासन ने भारत की 2 प्रमुख कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप है कि ये कंपनियां, जिनमें TR6 पेट्रो इंडिया LLP और आरएन शिप मैनेजमेंट शामिल है, ईरानी तेल और बिटुमेन को छिपाकर इधर उधर करने वाले शैडो नेटवर्क का हिस्सा थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान इस राजस्व का उपयोग परमाणु कार्यक्रम और हथियारों की फंडिंग में करता है। इन प्रतिबंधों से इन कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित होंगी। नवंबर का आखिरी हफ्ता ग्रहों की चाल के हिसाब से 3 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस हफ्ते वृषभ, सिंह और तुला राशि वालों की किस्मत चमक सके। वृषभ राशि के लिए बिजनेस और नौकरी में बड़ा लाभ होने वाला है और सैलरी बढ़ने के भी योग है। सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और अचानक धन लाभ मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए नई नौकरी के अच्छे ऑफर मिलेंगे और व्यापार में बड़ी डील फाइनल होने से मुनाफा होगा। याद रखें, शॉर्टकट से बचें और मेहनत पर ध्यान दें। यह हफ्ता आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। बिहार में चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। अपनी पार्टी जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिल्ली का एक घर छोड़कर अपनी सारी संपत्ति पार्टी को दान करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अगले 5 सालों तक की कमाई का 90% हिस्सा भी वह पार्टी को देंगे। पीके ने कहा कि 15 जनवरी से नए सिरे से अभियान शुरू होगा। उनका मुख्य फोकस अब सरकारी योजनाओं, खासकर महिलाओं को 2 लाख रुपए देने के वादे पर अमल करवाना है। पीके ने आम लोगों से भी पार्टी को दान करने की अपील की है। साफ है, पीके अब पूरी ताकत के साथ बिहार की राजनीति में संघर्ष के लिए उतर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद प्रशांत किशोर हौसला होने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जन स्वराज 15 जनवरी के बाद नए सिरे से बड़ा अभियान शुरू करेगी। उनका मुख्य फोकस अब बिहार की महिलाओं को सरकार द्वारा वादा किए गए 2 लाख रुपए दिलाने पर होगा। पीके ने कहा कि जन स्वराज के कार्यकर्ता राज्य के 1,18,000 वार्डों तक जाएंगे और 1.5 करोड़ महिलाओं के फॉर्म भरवाएंगे। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो वे पदाधिकारियों का घेराव करेंगे। पीके का साफ संदेश है, जन स्वराज अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में ज्यादा ताकत से काम करेगा। क्रिप्टो बाजार में इन दिनों भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा दबाव बिटकॉइन पर है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी लगातार घिस रही है और $92,000 के निचले स्तर तक पहुंच गई। अक्टूबर से अब तक निवेशकों को $1 ट्रिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी सरकार द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होना, जिससे निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। साथ ही स्पॉट बिटकॉइन ETF से लगातार निकासी की वजह से बाजार पर और दबाव बढ़ा है। 7 महीने बाद बिटकॉइन $90,000 के नीचे फिसला, जिससे छोटे निवेशक पीछे हट रहे हैं। हालांकि बड़े खिलाड़ी अभी भी बाजार पर भरोसा दिखा रहे हैं।
गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। ब्राउजर में 0 डे सिक्योरिटी फ्लॉ मिला है, जिसे हैकर्स पहले ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर चुके हैं। इस खामी को CVE 2025 नाम दिया गया है और यह खासकर पुरानी क्रोम वर्जन को प्रभावित कर रही है। यह बग क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में मिला, जिससे मेमोरी करप्शन हो सकता है और हैकर्स सिस्टम में मैलिशियस कोड रन कर सकते हैं। गूगल ने तुरंत सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है और सभी यूजर्स को फौरन क्रोम अपडेट करने की सलाह दी है। बढ़ते साइबर हमलों के बीच ब्राउजर और ऐप्स को समय पर अपडेट करना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 21 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए उम्मीद और नए मौकों से भरा है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वालों को खासकर करियर और रिश्तों में अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। मेष को पार्टनरशिप में फायदा, मिथुन को परिवार से सहयोग और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। वही वृष राशि के लिए दिन थोड़ा मिला जुला रहेगा। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। सिंह राशि वालों के नए आय स्रोत मिल सकते हैं, हालांकि थोड़ी थकान और तनाव महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर यह दिन कई लोगों के लिए नई एनर्जी, नए अवसर और रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा। नेपाल में एक बार फिर जेनजेड आंदोलन भड़क उठा और हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मध्य प्रदेश के 12 जिले में उस समय तनाव फैल गया जब जेनजेड कार्यकर्ताओं और CPN समर्थकों में टकराव हो गया। UML नेताओं के कार्यक्रम का विरोध कर रहे युवाओं की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद हालात हिंसक हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। कई युवक घायल हुए और एयरपोर्ट इलाके में भी नुकसान हुआ। स्थिति गंभीर होने पर उड़ानें रोक दी गई और प्रशासन ने दोपहर से रात तक कर्फ्यू लागू कर दिया। नेपाल में युवाओं का यह उबाल राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना रहा है। बुलेट की रफ्तार से बढ़ता चक्रवात फिना ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए बड़ी आफत बन चुका है। पहले कमजोर दिख रहा है, यह तूफान रातों रात ताकतवर होकर कैटेगरी 2 में बदल गया और अब इसकी स्पीड और भी तेज होने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि फिना शुक्रवार या शनिवार को तट से टकरा सकता है। डार्विन से करीब 400 किलोमीटर दूर बना यह सिस्टम लगातार दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। कई आइलैंड खाली करा दिए गए और लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है। हवा की रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और भारी बारिश से फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि यह कैटेगरी 3 तक भी पहुंच सकता है। नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेते ही बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त 21 नवंबर को सीधे महिलाओं के खाते में आ सकती है। चुनाव से पहले ही सरकार ने तारीख फाइनल कर दी थी और अब नई NDA सरकार के बनने के बाद इस योजना पर फिर से तेजी आ गई है। राज्य की 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पहले ही 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं और अब 9वीं किस्त भेजी जानी है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो शुक्रवार को क्रेडिट होने की पूरी संभावना है। महिलाएं अपनी जीविका ऑफिस या ग्राम संगठन में जाकर लिस्ट भी चेक कर सकती है। यूपी में महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका खुल गया है। 24 जिलों में आंगनवाड़ी हेल्पर के 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। 12वीं पास और 35 साल तक की महिलाएं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती। गृहिणियों के लिए यह सुरक्षित और स्थायी काम पाने का शानदार अवसर माना जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी उम्मीदवार UP-ANGANWADI-BHARTI.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। हर जिले की आखिरी तारीख अलग है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिले की लास्ट डेट जरूर चेक कर ले। इतनी बड़ी भर्ती से हजारों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है। अनिल अंबानी पर ईडी का शिकंजा और कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क कर दी है। इससे पहले भी एजेंसी लगभग 7,500 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है, यानी कुल रकम अब करीब 9,000 करोड़ पहुंच गई है। नई कुर्की में देश भर में फैली जमीन, ऑफिस, घर और कई कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है। इसी महीने ईडी ने मुंबई से लेकर चेन्नई तक कई लोकेशंस पर अंबानी से जुड़ी संपत्तियां अटैच की थी। मामला गंभीर होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड पर कोर्ट मॉनिटर जांच की मांग पर नोटिस जारी किया है। बिहार की राजनीति में एक नया और चमकता नाम जुड़ गया है, श्रेयसी सिंह। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाने वाली यह युवा खिलाड़ी अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गई है। 34 साल की श्रेयसी जो मई से BJP की विधायक है और खेल के साथ साथ राजनीति में भी मजबूत विरासत रखती है। उनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जबकि उनकी मां पुतुल कुमारी बांका से सांसद रही है। परिवार 3 पीढ़ियों से नेशनल राइफल एसोसिएशन से भी जुड़ा रहा है। खेल की दुनिया से निकलकर सत्ता के गलियारे तक पहुंची श्रेयसी की एंट्री को युवा नेतृत्व की बड़ी शुरुआत माना जा रहा है।
किराए पर रहने वालों और मकान मालिकों दोनों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लागू कर दिया है, जिससे अब किराएदारी का पूरा सिस्टम और पारदर्शी व सुरक्षित हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हर रेंट एग्रीमेंट को साइन होने के 2 महीने के भीतर रजिस्टर कराना जरूरी होगा। नहीं करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। किराएदारों को अब राहत मिलेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 2 महीने के किराए जितना, अचानक बेदखली नहीं और किराया बढ़ाने के लिए नियम तय। वही मकान मालिकों के लिए भी फायदे हैं। TDS की सीमा बढ़कर 6 लाख सालाना हो गई है और रेंट विवादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। यह नए नियम किराएदार और मकान मालिकों दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार आज गांधी मैदान में शपथ लेने वाली है और इसी बीच पटना के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आज पटना में सुबह और शाम घना कोहरा छाने के आसार है, जबकि दिन में हल्की धूप से ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है। हवा की रफ्तार कम होने से तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी संभव है, लेकिन इससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा भी रहेगा। सुबह विजिबिलिटी कम रह सकती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में जाने वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दिन का तापमान 26 से 32 डिग्री और रात का 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न होने की संभावना है। नोएडा के सेक्टर 63 के पास नगलक हुकम सिंह गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। आशंका है कि कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासन, पुलिस, SDRF और NDRF टीमें मौके पर पहुंचकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, बाकी की तलाश जारी है। ग्रामीणों के अनुसार इमारत में चौथी और तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण हो रहा था और कच्चा लेंटर सेंटिंग हटाते ही भर कर गिर पड़ा, जिससे पूरा ढांचा ढह गया। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में विस्थापन और मुआवजे की उम्मीद में इस क्षेत्र में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं। हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत की एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और मोस्ट वांटेड अपराधी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। उसका प्लेन IGI एयरपोर्ट पर उतरते ही NIA अधिकारी उसे सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाएंगे। अनमोल पर हत्या, सुपारी किलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे 18 बड़े मामले दर्ज है और NIA ने उस पर 1 करोड़ का इनाम रखा था। अनमोल विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग का ऑपरेशन संभालता था और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, सलमान खान गोलीकांड और मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम जुड़ चुका है। अमेरिका की कड़ी नई इमिग्रेशन नीति के चलते वह 1.5 साल की डिटेंशन के बाद तेजी से डिपोर्ट किया गया। भारत की वायुसेना को जबरदस्त बढ़त दिलाने वाला बड़ा अपडेट सामने आया है। रूस ने दुबई एयर शो में अपने अदृश्य लड़ाकू विमान Su-57E का एक्सपोर्ट वर्जन पेश करने के साथ भारत को एक विशाल डिफेंस पैकेज ऑफर किया है। इसे राफेल का भी बाप कहा जाता है और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी स्टेल्थ क्षमता के सामने F-31 भी पीछे छूट जाता है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले दिए गए इस प्रस्ताव में फाइटर जेट्स की सप्लाई, लाइसेंस प्रोडक्शन, अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 10 से ज्यादा नए एयर लॉन्च हथियारों को भारत में बनाने की सुविधा शामिल है। रूस ने ये भी कहा है कि भारतीय हथियारों को भी Su-57E में इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर डील फाइनल होती है तो भारत को अदृश्य लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता मिल सकती है और वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम फिर उछल गए हैं और इसका असर आज भारत के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर साफ दिखा। ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते नोएडा, गुरुग्राम समेत कई जगहों पर तेल के रेट बढ़ गए। नोएडा में पेट्रोल 25 पैसे बढ़कर 95.12 रुपए और डीजल 28 पैसे बढ़कर 88.29 रुपए लीटर हो गया है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में आज भी कीमतें स्थिर है। क्रूड के लगातार चढ़ने से आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ सकती है। लोग भी सोच में है कि कहीं पेट्रोल डीजल फिर से महंगा तो नहीं होने वाला। CBSE ने 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए नई मार्किंग गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे अब इंटरनल मार्क्स में होने वाली गलतियों पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। बोर्ड ने हर विषय के 100 अंकों को पूरा ब्रेकअप, थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट साफ साफ बता दिया है। कई स्कूल हर साल अंक अपलोड करते समय गलती कर देते हैं, जिससे छात्रों की मार्कशीट प्रभावित होती थी। इस बार CBSE ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल ने गलती की तो बाद में सुधार का मौका नहीं मिलेगा। छात्रों के लिए भी यह नोटिस बेहद जरूरी है, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाएगा कि किस विषय में किस हिस्से का वेटेज कितना है और तैयारी किन पॉइंट्स पर फोकस करके करनी है।
पटना वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते से मलाही पकड़ी तक मेट्रो चलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक का पूरा ट्रैक तैयार है और दिसंबर तक स्टेशन का काम भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ खरमास की वजह से उद्घाटन 14 जनवरी के बाद किया जाएगा। अब ISBT से मलाही पकड़ी तक करीब 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी कवर होगी, इसलिए किराया 30 रुपए तक किया जा सकता है, जबकि भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक किराया 15 रुपए ही रहेगा। फिलहाल मेट्रो सिर्फ ISBT से भूतनाथ रोड तक चल रही है और अब नया स्टेशन जुड़ने से लोगों की यात्रा और आसान हो जाएगी। पटना में मेट्रो का नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली NCR की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके AQI को देखते हुए कोर्ट ने CAQM से कहा है कि स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फिलहाल रोक दी जाए। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि इस प्रदूषण में बच्चों को मैदान में उतारना उन्हें गैस चैम्बर में डालने जैसा होगा। कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली का AQI लगातार 300 से 400 के बीच बना हुआ है। कई इलाकों में 400 से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड और धुंध के कारण हालत और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत को लेकर चिंता और बढ़ गई है। दिल्ली NCR में इस समय धुंध और ठंड का डबल अटैक जारी है। बुधवार सुबह इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और राजघाट जैसे इलाकों में घनी धुंध से विजिबिलिटी बेहद कम रही और हवा की गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसी बीच IMD ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 24 नवंबर तक तमिलनाडु में और 19 से 22 नवंबर तक अंडमान निकोबार में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 19 से 20 नवंबर को शीतलहर की संभावना जताई गई है। दिल्ली में AQI लगातार बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। व्हाट्सएप का अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक सामने आया है और इसका असर 3.5 अरब यूजर्स तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा की एक पुरानी गलती के कारण दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर और प्रोफाइल डेटा सालों तक ऑनलाइन खुले पड़े थे। हैरानी की बात यह है कि सिक्योरिटी रिसर्च ने मेटा को इस खामी के बारे में 2017 में ही चेताया था, लेकिन समस्या 8 साल तक ठीक नहीं की गई। ऑस्ट्रियन रिसर्च का दावा है कि वे आसानी से 3.5 बिलियन यूजर्स का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और यह डेटा डार्क वेब पर बेचा भी जा सकता है। यह मामला किसी बड़े हैक का नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। यह सबसे बड़ा रिमाइंडर है कि हमारी डिजिटल पहचान कितनी असुरक्षित हो सकी है। RBI अगले महीने करोड़ों लोन लेने वालों को बड़ी राहत दे सकता है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि दिसंबर 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट 5.25% पर आ जाएगा, जिसका सीधा फायदा आपकी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI में कमी के रूप में दिखेगा। पिछली बैठक में RBI ने रेट्स में बदलाव नहीं किया था, लेकिन लगातार गिर रही महंगाई दर ने अब उम्मीद जगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक RBI अभी भी सतर्क रूप अपनाएगा और आगे के फैसले आर्थिक डेटा के आधार पर ही करेगा। अगर यह कटौती होती है तो त्योहारों के बाद आम लोगों की जेब को वाकई बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे ने ऐलान किया है कि 12 नवंबर की रात 12:15 बजे से 23 नवंबर सुबह 4:45 बजे तक यानी पूरे 5 घंटे PRS सेवाएं बंद रहेगी। इस दौरान टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, PNR स्टेटस, करंट रिजर्वेशन, इंटरनेट बुकिंग और इंक्वायरी जैसी कोई भी सुविधा काम नहीं करेगी। दरअसल रेलवे पुराने कोर स्विच को बदलकर नया सिस्टम लगा रहा है ताकि आगे सेवाएं और तेज और सुरक्षित चल सके। यही कारण है कि इन घंटों में दिल्ली जोन का पूरा PRS सिस्टम शटडाउन रहेगा। अच्छी बात यह है कि यह काम रात के ऑफ पीक समय में किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। अगर आप इन तारीखों पर ट्रेन प्लान कर रहे हैं तो पहले इसे सारी बुकिंग और जानकारी चेक कर लें। साल 2026 की शुरुआत खगोलीय रूप से बेहद खास रहने वाली है। नए साल में 2 बड़े ग्रहणों का अनोखा संयोग बन रहा है। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा, तो एक शानदार रिंग ऑफ फायर का नजारा दिखाएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसके बाद 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा और होली के दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। यह 20 मिनट का खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दोनों अमेरिका में भी नजर आएगा। नए साल की शुरुआत ही ऐसे दुर्लभ खगोलीय नजारों से होने वाली है।
ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। सिर्फ 36 साल की उम्र में लोकप्रिय सिंगर हुमायूं सागर का एम्स भुवनेश्वर में निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वह निमोनिया, लिवर फेलियर, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शंस जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रहे थे। सोमवार रात 9:08 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके अचानक निधन से फैंस और संगीत जगत सदमे में है। सोशल मीडिया पर लोग नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने भी गहरा शोक जताते हुए कहा कि हुमायूं सागर का जाना ओडिया संगीत जगत की बड़ी क्षति है। इतने कम उम्र में इतने टैलेंटेड कलाकार का दुनिया से जाना सबको ही लगा है। सोने चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। शादियों के सीजन में लगातार चौथे दिन दोनों धातुओं के दाम भारी गिरावट के साथ नीचे आ गए। 24 कैरेट सोना आज 1558 रुपए सस्ता होकर 1,21,366 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि ऑल टाइम हाई से अब तक सोना 9,508 रुपए टूट चुका है। चांदी भी नहीं रुकी। आज 3,383 रुपए की गिरावट के साथ 1,51,850 प्रति किलो पर खुली और हाई लेवल से अब तक 26,250 सस्ती हो गई। 23, 22 और 18 कैरेट में भी अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। शादी ब्याह के बीच एक गिरावट खरीदारों के लिए बेहतरीन मौका मानी जा रही है। मार्केट में आगे क्या होगा, सभी की नजरें अब इसी पर टिक गई है। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा आज 19 नवंबर से शुरू हो रही है, जो छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में पास होने पर ही वे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। इंटर की थ्योरी परीक्षा 19 से 26 और प्रैक्टिकल 27 से 29 नवंबर तक होगी। मैट्रिक के सेंटअप 19 से 22 नवंबर जबकि प्रैक्टिकल 24 नवंबर को होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड ने साफ कहा है कि सेंटअप में फेल या अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी, सुबह 9:30 से 11:15 और दोपहर 2 से 5:15 बजे तक। विद्यालयों को परिणाम 2 दिसंबर तक डीईओ ऑफिस में जमा करना अनिवार्य है। सऊदी अरब में हुए दर्दनाक बस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। उम्रा यात्रा पर गई बस डीजल टैंकर से टकरा गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई, जिसमें 46 यात्रियों में से सिर्फ एक इंसान मोहम्मद अब्दुल शोएब ही जीवित बच पाए। शोएब ड्राइवर की सीट के पास बैठे थे और हादसे के बाद खिड़की से कूदकर किसी तरह बाहर निकल आए। बाकी यात्री गहरी नींद में थे और बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। शोएब की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार ने बताया कि सुबह फोन कर उन्होंने बस इतना कहा, मैं किसी तरह बच गया, बाकी सब जल गए। यह हादसा पूरी तरह दिल दहला देने वाला है। बांग्लादेश एक बार फिर उथल पुथल में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका की सड़कों पर भारी विरोध शुरू हो गया है। आवामी लीग के समर्थक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतरिम सरकार और सेना पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाते हुए आवामी लीग ने 2 दिन के देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष हुए हिंसक विद्रोह के मामले में हसीना सहित पूर्व गृह मंत्री को भी दोषी ठहराया गया था। फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्म है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर 500 करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले का आरोप लगाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया का दावा है कि बीएमसी का शताब्दी अस्पताल पीपीपी मॉडल के जरिए पवार के रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। यह मामला उस समय उभरा है जब अजित पवार पहले से ही अपने बेटे पार्थ पवार से जुड़े पुणे भूमि विवाद को लेकर घिरे हुए हैं। दमानिया का आरोप है कि अस्पताल की बोली पवार परिवार से जुड़े ट्रस्ट ने लगाई है। विपक्ष लगातार मुखर है, जबकि सरकार का कहना है लिखित शिकायत आने पर ही कार्रवाई होगी। ये विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक 1,63,000 महिलाएं इस स्कीम के तहत लखपति बन चुकी है। अब सरकार का नया लक्ष्य है 1.25 लाख और महिलाओं को लखपति बनाना। ग्राम्य विकास सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि 2025-26 में 1,20,000 अतिरिक्त महिलाओं को रोजगार और आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राज्य में 68,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह और 5 लाख महिलाएं पहले से काम कर रही है। योजना की बेहतरी के लिए पर्यटन विभाग को भी जोड़ा जाएगा और महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्केटिंग और तकनीक सहायता देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाएगा। यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह बेहद चिंताजनक है। अरमान ने खुलासा किया है कि उन्हें पिछले 1 महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले शख्स ने उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही है। अरमान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने धमकी की ऑडियो क्लिप भी साझा की, जिसमें आरोपी कहता है, तेरे बच्चों को पहले गोली लगेगी फिर तुझे। यह सुनकर अरमान खुद भी स्तब्ध है और तुरंत कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। अरमान ने कहा कि परिवार बेहद डरा हुआ है और पुलिस से उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी।
सबसे बड़ी खबर है बिहार की नई सरकार को लेकर। विधानसभा चुनाव के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, जहां पीएम मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। सरकार गठन का फार्मूला भी लगभग तय हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को मिलेगा और 2 उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी कोटे से होंगे। चिराग पासवान की पार्टी को डिप्टी सीएम पद मिलने की संभावना अब बेहद कम हो गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव दिखने वाला है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं किसानों के लिए बड़ी खबर है। 19 नवंबर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हर किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। जिन किसानों ने अब तक KYC नहीं कराई, बैंक आधार लिंक नहीं किया या जिनकी बैंक डिटेल गलत है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा जिन किसानों ने जमीन का वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है या दस्तावेज गलत अपलोड किए हैं, उनका नाम भी लिस्ट से हट सकता है। अब सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को भी अनिवार्य कर दिया है, यानी सिर्फ पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। किसान भाई CSC सेंटर या अपने राज्य के कृषि पोर्टल से तुरंत रजिस्ट्री करवा ले, वरना किस्त खाते में नहीं आएगी। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी के 15-16 और जेडीयू के करीब 14 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें बीजेपी 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शपथ ग्रहण 19 या 20 नवंबर को होने की संभावना है। फिलहाल दोनों दल नए चेहरों को लेकर मंथन में जुटे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी में हार के बाद घमासान जारी है। रोहिणी आचार्य के बाद शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। अगले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। कौन मंत्री बनेगा और आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई कहां तक जाएगी, सबकी नजर इसी पर है। बांग्लादेश में हालत बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि आज अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चले रहे मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में विशेष ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाने वाला है। ढाका में सुरक्षा चरम पर है और पुलिस को साफ आदेश दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी हिंसक हुए तो सीधे गोली मारने की कार्रवाई की जाए। अभियोजन पक्ष ने हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग दोहराई है और दोषियों की संपत्ति जब्त कर उसे पिछले साल के हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को देने की बात कही है। फैसले से पहले राजधानी में तनाव इतना अधिक है कि बड़े पैमाने पर बल तैनात किए गए हैं। आज का दिन बांग्लादेश की राजनीति और सुरक्षा स्थिति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।